नमस्ते, नमस्कार, प्रणाम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। साथियों, आज हम लोग जानेंगे 10वीं क्लास के विज्ञान के जैव प्रक्रम का चैप्टर नंबर, मतलब ये चैप्टर नहीं है, उसका टॉपिक जैव प्रक्रम का एक टॉपिक है जिसका नाम है श्वसन। हमने पिछले अध्यायों में, पिछले वीडियो में जाना कि पोषण क्या है। पोषण जो होता है, देखिए, पोषण जिस प्रकार जीव शरीर को जीने के लिए, मतलब कि पोषण अति आवश्यक है, सुचारू रूप से चलाने के लिए जितनी अति आवश्यक है, जीवन संबंधी क्रियाओं को चलाने के लिए पोषण जितनी आवश्यक है, उतना ही आवश्यकता जो है आपका ये श्वसन की भी आवश्यकता होती है। ठीक है, हम यहाँ ये भी कह सकते हैं कि मूल जटिल रूपों में और अगर ऊर्जा का उत्पादन का उपयोग करना बिना ऑक्सीजन के, मतलब कि शरीर, मान लेते हैं हम भोजन को ग्रहण करते हैं, तो जो हमारा भोज्य अणु होते हैं, वो शरीर में क्या होते हैं? ऑक्सीकृत होते हैं। ऑक्सीकृत होने के बाद क्या होता है? ऊर्जा जो हमारे शरीर में निर्माण होता है। ठीक है, तो हम ये ऊर्जा में क्या होता है? परिवर्तित होता है, या ऊतकों द्वारा आसानी से क्या होता है? ये जो ऊर्जा जो निर्माण होता है, ये ऊतकों द्वारा, समझिए कि हमारे शरीर में आसानी से जो है कि अवशोषित हो जाते हैं। ठीक है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि उनका उपयोग ऊर्जा ऑक्सीजन जो है या ऑक्सीकरण जो है, श्वसन जो है, ऊर्जा के उत्पादन के लिए भी किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोगों को समझना ये है, ठीक है, कि पचे हुए भोजन जो हमारे शरीर में पचे हुए भोजन होते हैं, ठीक है, पचे हुए जो भोजन होते हैं, ठीक है, ये जो पचे हुए भोजन होते हैं, ऊर्जा के उत्पादन में, ठीक है, ये जो ऊर्जा क्या करते हैं? तो ऊर्जा के उत्पादन में, ठीक है, पचे हुए भोजन जो होते हैं क्या होते हैं? ऊर्जा के उत्पादन में, ऊर्जा के उत्पादन में, ठीक है, ऊर्जा के उत्पादन में ऑक्सीकरण के द्वारा, ठीक है, आप कह सकते हैं कि पचे हुए जो भोजन होते हैं, ये ऊर्जा के उत्पादन में ऑक्सीकरण के द्वारा, ठीक है, ऑक्सीकरण के द्वारा क्या होता है? ठीक है, ये ऑक्सीकरण के द्वारा क्या करते हैं कि मतलब कि ऊर्जा का निर्माण करते हैं। ठीक है, ऑक्सीकरण के द्वारा होता है। अब यहाँ पे हम ये कह सकते हैं, भोजन में ऑक्सीकरण जो होता है, ये जो होता है आपका ऑक्सीकरण, मतलब ये भोजन का जो ऑक्सीकृत करते हैं, ठीक है, यहाँ पे हम कह सकते हैं भोज्य अणुओं का ऑक्सीकरण। ठीक है, पचे हुए भोज्य अणुओं का ऊर्जा के उत्पादन में ऑक्सीकरण के द्वारा होता है, तो यानी हम ये कह सकते हैं भोज्य अणु, ठीक है, भोज्य अणु का ऑक्सीकरण कह सकते हैं। अब ये जो भोज्य अणु का ऑक्सीकरण है साथियों, ये दो प्रकार से होते हैं। ठीक है, भोज्य अणुओं का ऑक्सीकरण क्या होता है? तो आप कहिएगा दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो पहला होता है अवायवीय, और दूसरा होता है वायवीय। अब यहाँ पे समझने वाली बात है थोड़ी सी, भोज्य अणुओं का जो ऑक्सीकरण होता है, तो अवायवीय जो होता है, जो भोजन अणु में जो ऑक्सीकरण होते हैं, वायवीय में क्या होता है? ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। ये ऑक्सीजन की किस में होता है? अनुपस्थिति में होता है। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। ठीक है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। अब जब ये साथियों ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, ठीक है, मतलब कि भोज्य अणुओं का ऑक्सीकरण जो होता है, दो प्रकार के होते हैं, एक अवायवीय, एक होता है वायवीय। अगर अवायवीय में होता है तो यहाँ पे ऑक्सीजन का जो ये अवायवीय किस में होता है? तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। अब जब ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होगा तो इसमें क्या होगा साथियों? हम कहेंगे कि इसमें जो होता है बहुत कम ऊर्जा उत्पादित होती है। यहाँ पे हम कहेंगे कि इसमें बहुत कम ऊर्जा उत्पादित होती है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है? जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है वो वहां पे बहुत कम ऊर्जा उत्पादित होती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो होता है ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। ऑक्सीजन की उपस्थिति, ठीक है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है।
अब यहाँ पर जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, ठीक है, यहाँ पर जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है तो समझिए कि यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पे अधिक मात्रा में, यहाँ पर कह सकते हैं कि बहुत अधिक मात्रा में, ठीक है, बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा उत्पादित होती है, ठीक है, बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा क्या होती है, उत्पादित होती है। बात समझ गए। भोज्य अणुओं का ऑक्सीकरण कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार में होता है, एक अवायवीय, दूसरा वायवीय। अवायु में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति, अवायवीय में क्या होता है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होती है। जब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होती है तो भोज्य अणुओं से जो ऊर्जा बनता है वो बहुत ही कम मात्रा में बनता है। और वायवीय में क्या होता है जी, ये जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है और यहाँ पे ऑक्सीकरण से जो ऊर्जा शरीर में बनता है वो उसकी मात्रा क्या होती है, तो आप कहिएगा अधिक होती है, ठीक है। तो हम इस तरह कह सकते हैं कि, ठीक है, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि अतः जिस प्रकार जीव शरीर को ना, यानी कि कह सकते हैं कि जिस प्रकार शरीर को पोषण के साथ साथ, शरीर को पोषण के साथ, हम ये भी कह सकते हैं शरीर को पोषण के साथ जो होता है, पोषण के साथ ऑक्सीजन की भी आवश्यकता होती है, ठीक है, ऑक्सीजन की भी आवश्यकता होती है। बात समझ में आई। क्या कह सकते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि जिस प्रकार शरीर को पोषण की आवश्यकता होती है उसी प्रकार जो है ऑक्सीजन की भी आवश्यकता होती है, ठीक है। अब समझना ये है कि ये ऑक्सीजन हमारे, मतलब ऑक्सीजन आते कहाँ है, तो ऑक्सीजन कहाँ से मिलते हैं, तो आप कहिएगा सीधे वायु से। आई बात समझ में। ऑक्सीजन कहाँ से मिलता है, तो आप कहिएगा वायु से है, जो कि ऑक्सीजन हमें मिल जाता है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, अब यहाँ पर हम समझेंगे, ठीक है, तो अब यहाँ पे हम कहेंगे, ठीक है, अब यहाँ कहेंगे, हाँ, ये चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब यहाँ पे होता क्या है, ठीक है, कि ऊर्जा के उत्पादन के लिए, यहाँ पे हम कहेंगे कि जो ऊर्जा होता है, ऊर्जा के उत्पादन के लिए, ठीक है, ऊर्जा के उत्पादन के लिए, ठीक है, ऊर्जा के उत्पादन के लिए सरल भोज्य पदार्थ सामान्य क्या होता है, ग्लूकोज में सरल भोज्य पदार्थ, यानी कि ऊर्जा के उत्पादन के लिए जो सरल भोज्य होते हैं, सरल भोज्य पदार्थ, ठीक है, सरल भोज्य पदार्थ जो होते हैं, सरल भोज्य पदार्थ सामान्यतः किसमें बदलते हैं, तो आप कहिएगा ग्लूकोज में, ग्लूकोज या कभी कभी, ठीक है, ग्लूकोज या, ठीक है, ग्लूकोज या कभी कभी वसा या विशेष विशेष परिस्थिति में क्या होता है कि अमीनो अम्ल, ठीक है, अमीनो अम्ल या क्रमिक ऑक्सीकरण विघटन या विखंडन, ठीक है, क्रमिक ऑक्सीकरण या विखंडन, ठीक है, विखंडन, ठीक है, विखंडन किया जाता है। इसमें क्या होता है, विखंडन किया जाता है। अब क्या समझा रहे हैं कि ऊर्जा के उत्पादन के लिए जो है सरल भोज्य पदार्थ, ठीक है, सरल भोज्य पदार्थ को सामान्यतः ग्लूकोज या कभी-कभी विशेष प्रकार के वसा या विशेष प्रकार के अमीनो अम्ल के साथ, अमीनो अम्ल का क्रमिक ऑक्सीकरण, क्रमिक क्या किया जाता है, अब यहाँ पे अमीनो अम्ल, यहाँ पे हम कह सकते हैं, ठीक है, अमीनो अम्ल का ऑक्सीकरण, ठीक है, अमीनो अम्ल का ऑक्सीकरण, अमीनो अम्ल का क्या होता है कि
ऑक्सीकरण, अमीनो अम्ल का ऑक्सीकरण, विखंडन, ऑक्सीकरण या विखंडन, विखंडन किया जाता है। ठीक है, विखंडन किया जाता है, विखंडन किया जाता है। बात आई समझ में? ये क्या यहाँ क्या किया जाता है, जो ऊर्जा हमें बनता है भोज्य पदार्थ से, जो ऊर्जा उत्पादन के लिए, भोज्य पदार्थ से जो ऊर्जा उत्पादन के लिए हमको क्या करना पड़ता है, सरल भोज्य पदार्थों को ग्लूकोज या कभी कभी वसा या विशेष प्रकार के अमीनो अम्ल के साथ ऑक्सीकरण या विखंडन किया जाता है। अमीनो अम्ल क्या किया जाता है, विखंडन किया जाता है। अब इससे एक ऊर्जा मुक्त होती है, इससे क्या होती है, एक ऊर्जा मुक्त होती है, ऊर्जा मुक्त होती है। ठीक है, ऊर्जा क्या होती है, जब हम ऊर्जा के उत्पादन के लिए सरल भोज्य पदार्थों को ग्लूकोज या कभी कभी वसा या विशेष प्रकार के अमीनो अम्ल के साथ जब ऑक्सीकरण करते हैं, जब ऑक्सीकरण किया जाता है तो क्या होती है, एक ऊर्जा मुक्त होती है। समझ में आ रही है? तब क्या होती है, ऊर्जा मुक्त होती है, यानी कि इनमें रासायनिक संचय से क्या होता है, ऊर्जा मुक्त होता है। और वो यह ऊर्जा क्या होता है, यह ऊर्जा जो होता है, कह सकते हैं कि यह ऊर्जा जो होता है, यह ऊर्जा एटीपी। ठीक है, यह ऊर्जा क्या होता है, एटीपी, याद रख रहिएगा, एटीपी। ठीक है, एटीपी जैसे विशेष प्रकार के यौगिक रासायनिक बंधन क्या होते हैं, संग्रहित कर दे। ये क्या है, रासायनिक बंधन है, रासायनिक बंधन संग्रहित होते हैं। ठीक है, संग्रहित होते हैं। आई बात समझ में? विशेष प्रकार के रासायनिक बंधन क्या होते हैं, संग्रहित होते हैं। ठीक है, और इसका उपयोग जो होता है, संग्रहित ऊर्जा का उपयोग सभी जो एटीपी के जलीय विघटन, ठीक है, एटीपी यहाँ पे जो होता है, एटीपी का जलीय विघटन, एटीपी का जलीय विघटन, ठीक है, जलीय विघटन द्वारा होता है, जलीय विघटन द्वारा होता है। यहाँ बात है समझ में, जलीय विघटन के द्वारा क्या होता है। और एटीपी क्या होता है, समस्त जैव कोशिकाओं में रासायनिक ऊर्जा या सार्वजनिक वाहक होते हैं। ये एटीपी क्या होता है, रासायनिक ऊर्जा होती है या फिर सार्वजनिक वाहक होती है, क्योंकि इसका उत्पादन शरीर के अंदर जीवित कोशिकाओं में होता है। यहाँ जो हम कहेंगे कि इसका उत्पादन एटीपी का, ठीक है, इसका उत्पादन जो होता है, इसका उत्पादन जीव कोशिका, इसका उत्पादन कहाँ होता है, तो आप कहिएगा इसका उत्पादन शरीर के अंदर, इसका उत्पादन जो होता है कहाँ होता है, तो आप कहिएगा शरीर के अंदर कोशिकाओं में होता है। ठीक है, शरीर के अंदर कोशिकाओं में होता है। आई बात समझ में, शरीर के अंदर कोशिकाओं में होता है। ठीक है, शरीर के अंदर कहाँ होता है, कोशिकाओं में होता है। इसलिए इन्हें क्या कहता है, इसलिए इन्हें जो है जैव ऊर्जा के नाम से भी जाना जाता है। इसलिए इन्हें जैव ऊर्जा, एटीपी को किस नाम से जाना जाता है, तो जैव ऊर्जा के नाम से जाना जाता है, जैव ऊर्जा के नाम से जाना जाता है। आई बात समझ में, एटीपी को किस नाम से जाता है साथियों, तो आप कहिएगा जैव ऊर्जा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और ये जैव ऊर्जा के उत्पादन के लिए कोशिका मुख्यतः, ये जैव ऊर्जा की उत्पादन के लिए, जैव ऊर्जा की हम कह सकते हैं कि जैव ऊर्जा के उत्पादन के लिए, ठीक है, जैव ऊर्जा के उत्पादन के लिए ग्लूकोज का उपयोग करती है। शरीर किसका उपयोग करती है, तो आप कहिएगा ग्लूकोज का उपयोग करती है। ठीक है, ग्लूकोज का उपयोग करती है। आई बात समझ में, क्या करते हैं साथियों, तो आप कहिएगा ग्लूकोज का उपयोग करती है। ठीक है, अतः हम ग्लूकोज को ही हम क्या कहते हैं, कोशिका ईंधन कहते हैं, इसको हम क्या कहता है। अब ये ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज को और किस नाम से जाता है, तो आप कहिएगा कोशिकीय ईंधन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जाना जाता है। आई बात समझ में, तो आप ये जो एटीपी होता है आप समझिएगा ध्यान से, ऊर्जा की उत्पादन के लिए सरल भोज्य पदार्थ ग्लूकोज या कभी कभी वसा
या विशेष प्रकार के रासायनिक अमीनो अम्ल का ऑक्सीकरण या विघटन किया जाता है, जिससे क्या होता है, ऊर्जा मुक्त होती है। जिससे साथियों क्या होता है, तो आप कहिएगा ऊर्जा मुक्त होती है। जब ये ऊर्जा मुक्त होता है, अब यहाँ पे यह ऊर्जा क्या होता है, ये जो ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा होते हैं, इसका क्या नाम रहता है, एटीपी। एटीपी क्या है, एक रासायनिक बंधन संग्रहित होता है और एटीपी का जलीय विघटन होता है। एटीपी का ही हम क्या होता है, तो जलीय विघटन होता है और इसका उत्पादन शरीर के अंदर, एटीपी का उत्पादन कहाँ होता है, तो आप कहिएगा शरीर के अंदर कोशिकाओं में होता है। शरीर के अंदर कहाँ होता है, कोशिकाओं में होता है, ठीक है, जिसे जैव ऊर्जा के नाम से जाना जाता है। एटीपी को किस नाम से जाता है, जैव ऊर्जा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। जैव ऊर्जा के उत्पादन के लिए क्या होता है, जैव ऊर्जा के उत्पादन के लिए ग्लूकोज का उपयोग होती है, ठीक है। जैव ऊर्जा के उत्पादन के लिए क्या होता है, ग्लूकोज का उपयोग करती है और ये ग्लूकोज को हम क्या कहते हैं, कोशिकीय ईंधन के नाम से भी जाना जाता है। आई बात समझ में, ग्लूकोज को किस नाम से जाना जाता है, तो आप कहिएगा कोशिकीय, मतलब कोशिकीय ईंधन के नाम से जाना जाता है। अगर हम बात करें इसके शोषण के बारे में, ठीक है, मतलब सॉरी, इसका समीकरण कैसा होता है, तो आप देखिएगा ग्लूकोज को C6H12O6, ठीक है, और ये उत्पादित होता है, ये किसमें, एंजाइम से। एंजाइम, ये क्या है, एक प्रकार का एंजाइम है। जब ये ग्लूकोज का जब विघटन होता है, ठीक है, तो 6 अणु वाले कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, 6 अणु वाले क्या होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, उसके बाद जल का निर्माण होता है, उसके बाद क्या होता है, जल का निर्माण होता है और उसके बाद ऊर्जा बनता है। बात आई समझ में, क्या बनता है साथियों, तो आप कहिएगा ऊर्जा बनता है, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल भी बनते हैं। इसमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि ग्लूकोज के विघटन से कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल का भी निर्माण होता है, यानी कि यहाँ पर क्या होता है, जल भी बनता है। अब समझना है, ठीक है, जल बनता है। अब हम यहाँ कहते हैं, ठीक है, अब यहाँ पे जो जल होता है, यानी कि ग्लूकोज के विघटन से कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जल जो होता है अधिक मात्रा में बनता है और ये जल जो होते हैं क्या होते हैं, शरीर से बाहर भी कर लिए जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम समझेंगे, ठीक है, अब यहाँ पे हम समझेंगे कि इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम थोड़ी सी आगे बढ़ते हैं। देखिए ये जो है डिजिटल बोर्ड तो है नहीं, ठीक है, तो डिजिटल बोर्ड नहीं होता है, ये व्हाइट बोर्ड है, इस पे थोड़ा सा हाथ से लिखना पड़ता है, ठीक है, इसमें थोड़ी सी समय लगती है। अब देखिए साथियों, यहाँ पर जो हमारा ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज, ठीक है, यहाँ पे ग्लूकोज जो होता है, ठीक है, यहाँ पर हम कहेंगे कि ग्लूकोज श्वसन की क्रिया में ग्लूकोज का ऑक्सीकरण, कहेंगे कि श्वसन की क्रिया में, ठीक है, श्वसन की क्रिया में, श्वसन की क्रिया में, श्वसन की क्रिया में ग्लूकोज का, ठीक है, श्वसन की क्रिया में ग्लूकोज का ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण कहाँ होता है, तो आप कहिएगा कोशिकाओं में होता है। बात आई समझ में, कहाँ होता है, तो कोशिकाओं में होता है, ठीक है। ग्लूकोज का ऑक्सीकरण कहाँ होता है, तो आप कहिएगा कोशिकाओं में होता है। इसलिए इसके क्या कहते हैं, ये इसलिए हम क्या कहते हैं, इसे कोशिकीय शोषण कहते हैं, यानी ग्लूकोज को ही हम क्या कहेंगे, कोशिकीय शोषण कहते हैं, कोशिकीय शोषण कहते हैं। भाई 23 मिनट में क्या होता है, श्वसन की क्रिया में ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है और ये ग्लूकोज का ऑक्सीकरण जो होता है कोशिकाओं में होता है, ग्लूकोज का ऑक्सीकरण कोशिकाओं में होता है, इसलिए हम इन्हें क्या कहते हैं, कोशिकीय शोषण के नाम से जानते हैं। आई बात समझ में, कोशिकीय शोषण के नाम से। अब संपूर्ण कोशिकीय शोषण जो होता है, ठीक है, संपूर्ण कोशिकीय शोषण, संपूर्ण कोशिकीय शोषण, संपूर्ण कोशिकीय शोषण जो होता है साथियों, संपूर्ण कोशिकीय शोषण जो होता है 2 भागों में होते हैं, ठीक है। संपूर्ण कोशिकीय शोषण क्या होते हैं, 2 भागों में होते हैं, जिसका पहला नाम होता है, ठीक है, अवायवीय शोषण, ठीक है, पहला भाग होता है अवायवीय शोषण, तो दूसरा होता है वायवीय शोषण, वायवीय शोषण, ठीक है, दूसरा होता है क्या, वायवीय शोषण। अब इसको हम कुछ इस प्रकार से समझ लेते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे समझने के लिए हम समझेंगे साथियों, ठीक है, यहाँ समझने के लिए हम समझेंगे कि यहाँ पर जो ग्लूकोज होता है,
ठीक है, ग्लूकोज, ग्लूकोज। अब देखिए ये जो ग्लूकोज होता है, ठीक है, ग्लूकोज जो होता है, ग्लूकोज के 6 कार्बन अणु होते हैं, ठीक है, कहेंगे 6 कार्बन अणु, ग्लूकोज 6 कार्बन अणु वाले, ग्लूकोज 6 कार्बन अणु वाले पाइरुवेट के, ठीक है, पाइरुवेट, पाइरुवेट, पाइरुवेट के 3 कार्बन अणु, ठीक है, 3 कार्बन अणु, 3 कार्बन अणु से 3 कार्बन अणु में, ठीक है, कहेंगे ग्लूकोज 6 कार्बन अणु के साथ पाइरुवेट के 3 कार्बन या अणु वायु की जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, ठीक है, ये किसमें होता है, तो कोशिका द्रव्य में होते हैं, ये होता है आपका कोशिकीय, कोशिकीय द्रव्य में होता है, ठीक है, क्या होता है, कोशिकीय द्रव्य में होता है। और यहाँ पे पाइरुवेट जो होता है मुख्यतः 3 भागों में बदलते हैं, ठीक है, पहले तो हम 2 भागों को ही समझेंगे, 2 भागों में होते हैं, ठीक है। यहाँ पे पाइरुवेट अम्ल में क्या होता है, पाइरुवेट अम्ल के विघटन से, ठीक है, ग्लूकोज के 6 कार्बन अणु पाइरुवेट के 3 कार्बन अणु के विघटन से, 3 कार्बन अणु के विघटन से, ठीक है, इथेनॉल अम्ल, इथेनॉल, इथेनॉल अम्ल, ठीक है, इथेनॉल अम्ल बनते हैं, इथेनॉल अम्ल, ठीक है, इथेनॉल अम्ल। अब ये इथेनॉल अम्ल जो होते हैं, इथेनॉल अम्ल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं, क्या बनते हैं, इथेनॉल अम्ल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में क्या होता है, ऊर्जा होता है ये। और ये सारी प्रक्रिया जो होता है, ये जितने भी प्रक्रिया आपको दिखाई दे रहा है, ये सब क्या होता है, ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, ठीक है, ये कहाँ होता है, तो आप कहिएगा ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। और ये किण्वन के द्वारा, किण्वन के द्वारा ईस्ट में भी होता है, किण्वन के द्वारा ईस्ट में होता है, ठीक है, किण्वन के द्वारा, ये सारी प्रक्रिया किसमें होती है, किण्वन के द्वारा ईस्ट में होती है। और इसमें क्या होता है, ऊर्जा, इसमें हम कहेंगे कि ऊर्जा का कम मात्रा में उत्पादित होती है, ठीक है, ऊर्जा का कम मात्रा में उत्पादित होती है, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, इसलिए हम इसे कहते हैं अवायवीय, अवायवीय, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, अवायवीय श्वसन, अवायवीय श्वसन या अनाक्षी श्वसन, या अनाक्षी श्वसन कहते हैं, आई बात समझ में, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, अवायवीय श्वसन या अनाक्षी श्वसन कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आगे समझिए, पाइरुवेट के फिर 3 कार्बन अणु के साथ, पाइरुवेट के ग्लूकोज के 6 कार्बन अणु कोशिका द्रव्य में पाइरुवेट के 3 कार्बन अणु के विघटन से, कोशिका के पाइरुवेट के 3 कार्बन अणु के विघटन से, ठीक है, कार्बन अणु के विघटन से। अब यहाँ पे ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ठीक है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ठीक है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में अब यहाँ पे क्या बनते हैं, तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में बनते हैं साथियों कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल बनते हैं, ठीक है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या बनते हैं, तो आप कहिएगा कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल बनता है और ऊर्जा मुक्त होता है। और अधिक मात्रा में यहाँ पे क्या होता है, तो हम कहेंगे कि अधिक मात्रा में, यहाँ पर जो होता है अधिक मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है, ठीक है, ऊर्जा मुक्त होती है, अधिक मात्रा में क्या होता है, ऊर्जा मुक्त होता है, अधिक मात्रा में क्या होता है, तो ऊर्जा मुक्त होता है। और ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, कहाँ पे होता है, तो शरीर में उपस्थित कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया, शरीर में उपस्थित कोशिका के कहाँ पे होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, तो आप कहिएगा माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में या कहाँ पे होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। और यहाँ पे क्या होता है, तो अधिक मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है, अधिक मात्रा में क्या होती है, ऊर्जा मुक्त होती है। तो इसलिए हम इसे क्या कहेंगे साथियों, इसे हम कहते हैं, इसलिए इसे हम कहते हैं वायवीय शोषण कहते हैं, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, वायवीय शोषण कहते हैं। और इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, तो वायवीय शोषण कहते हैं, ठीक है। वायवीय शोषण को हम दूसरा नाम भी होता है क्या, तो ऑक्सी, ठीक है, इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, तो ऑक्सी शोषण के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, ऑक्सी शोषण, ऑक्सी शोषण।
आई बात समझ में, ऑक्सीशोषण के नाम से भी जानते हैं। अब समझिए, अब यहाँ पे ऑक्सीजन की कम अनुपस्थिति हुई, यहाँ पे ऑक्सीजन की अनुपस्थिति हुआ, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति कम था तो एथेनॉल अम्ल के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा का निर्माण हुआ, ठीक है, जो किण्वन की ईस्ट में हुआ। बात आई समझ में, जहाँ पे ऊर्जा की मात्रा कम उत्पादित हुआ और इसलिए इसका नाम हम क्या रख दिए, तो अवायवीय शोषण या अनाक्षिक शोषण नाम रख दिए। दूसरी बात ये होती है, अगर जहाँ पे ऑक्सीजन की उपस्थिति होगा, ऑक्सीजन की उपस्थिति में माइटोकॉन्ड्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल और ऊर्जा मुक्त हुआ, तो ऊर्जा मुक्त हुआ तो कितना, अधिक मात्रा में ऊर्जा मुक्त हुआ, ठीक है, अधिक मात्रा में ऊर्जा मुक्त हुआ, जिसे हम वायवीय शोषण और जिसे हम अनाक्षिक शोषण कहते हैं। लेकिन जहाँ पे हमें ऑक्सीजन का मात्रा ही कम मिले, बात है समझ में, ऑक्सीजन की मात्रा कम मिले, तो देखिए वहाँ पे क्या होता है, एक बात और होता है। अब हम यहाँ पे कहेंगे, ठीक है, कि हमारी पेशियों में कभी कभी क्या होता है कि हमारे पेशियों में, ठीक है, हमारी पेशीय कोशिका में भाई सही समझ में, कभी कभी हमारे पेशी कोशिका में ऑक्सीजन की अभाव में आई समझ में, ऑक्सीजन की अभाव में, तो ऑक्सीजन की जब अभाव होता है तो वहां पे क्या बनते हैं, लैक्टिक अम्ल बनते हैं, क्योंकि हमें शरीर की आवश्यकता होती है, आवश्यकता होती है। अब जब शरीर की आवश्यकता होगी तो हमारे शरीर में जो कोशिका, हमारे पेशी में जो कोशिका उपस्थित रहेंगे, उनके पास क्या होगा, ऑक्सीजन की अभाव होगा। जब ये ऑक्सीजन के अभाव होगा तो वहां पे क्या बनाएंगे, लैक्टिक अम्ल बनाएंगे। क्या बनाएंगे साथियों, तो आप कहिएगा लैक्टिक अम्ल, ठीक है, लैक्टिक अम्ल बनते हैं। और ये लैक्टिक अम्ल के साथ साथ में क्या बनते हैं, ऊर्जा बनता है और कार्बन के कितने अणु बनते हैं, तो आप कहिएगा कार्बन के 3 अणु, ठीक है, कार्बन के 3 अणु के साथ में बनते हैं। अब इन्हीं लैक्टिक अम्ल का निर्माण जब होता है, लैक्टिक अम्ल का जब निर्माण होता है तो इसी से शरीर में क्या होते हैं, कहेंगे वायवीय लैक्टिक, हाँ ठीक है, तो शरीर में क्या होता है, क्रैम्प या एटन महसूस होता है। यानी कि हम कह सकते हैं कभी कभी हमारी पेशी कोशिकाओं में ऑक्सीजन की अभाव में, ठीक है, ऑक्सीजन की अभाव में पाइरूवेट के विखंडन के लिए, पाइरूवेट के विखंडन के लिए दूसरा पथ अपनाया जाता है। क्या अपनाया जाता है, दूसरा, ये तो 2 पथ अपना लिए तो कोई दूसरा पथ भी अपना लिया जाता है, ठीक है। और यहाँ पाइरूवेट एक अन्य 3 कार्बन अणु, ये जो पाइरूवेट होंगे अन्य एक 3 कार्बन अणु वाले लैक्टिक अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। ये जो पाइरूवेट अन्य 3 कार्बन अणु में क्या होते हैं, लैक्टिक अम्ल में क्या होता है, परिवर्तित होता है। और अचानक अगर लैक्टिक अम्ल में जब ये परिवर्तित होगा तो अचानक हम कोई क्रिया करें, जैसे अचानक मान लीजिए हम दौड़ रहे हैं, कोई कार्य कर रहे हैं, या फिर खेत में कुदाल चला रहे हैं, समझ में आ गया, खेत में कुदाल चला रहे हैं, ठीक है। तो जब ये कुदाल चलाएंगे तो पेशियों में लैक्टिक अम्ल का क्या होता है, निर्माण होगा, और जब निर्माण होगा तो क्रैम्प उत्पन्न होगा। क्या उत्पन्न होगा, क्रैम्प का कारण हो सकता है, यानी कि दर्द होने लगा, ऐंठन होने लगेगा, ऐंठन वगैरह ये सब क्या होते हैं, महसूस होने लगते हैं। बात है समझ में। अब साथियों यहाँ से एक प्रश्न पूछा जाता है, आपसे प्रश्न पूछा गया है BSCB में, यानी कि बिहार बोर्ड में एक प्रश्न पूछा गया है। प्रश्न क्या पूछा गया है कि खिलाड़ियों के शरीर में क्रैम्प क्यों महसूस होता है, या फिर दर्द क्यों, अधिक कार्य करने से शरीर में ऐंठन महसूस होता है या दर्द महसूस होता है, क्यों, तो उसका कारण यही, क्या कहेंगे, ग्लूकोज के 6 कार्बन अणु कोशिकीय द्रव्य में पाइरूवेट के 3 अणु के विखंडन से पाइरूवेट के अन्य 3 कार्बन अणु के ऑक्सीजन के अभाव में हमारी पेशीय कोशिकाओं में लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है। क्या होता है, ऑक्सीजन के अभाव में हमारे पेशीय कोशिकाओं में क्या होते हैं, लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है, जिससे शरीर में ऐंठन या दर्द का महसूस होने लगता है या फिर क्रैम्प उत्पन्न होने लगते हैं। बात है समझ में, आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ी सी बात, हाँ ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
बात और है, यहाँ पे लिख लीजिएगा, वायवीय शोषण में ऊर्जा के 38 एटीपी का निर्माण होता है। ठीक है, क्या कहिएगा, वायवीय शोषण में ऊर्जा के 38 एटीपी का निर्माण होता है। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो आपने अभी सीखा किसके बारे में साथियों, तो आपने अभी सीखा आक्सीय शोषण या अनाक्सीय शोषण, यानी कि वायवीय शोषण और अवायवीय शोषण के बारे में आपने जान लिया। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब समझेंगे कि वायवीय शोषण यानी कि आपसे ही, ठीक है, BSEB यानी कि बिहार बोर्ड में एक प्रश्न पूछ चुका है। बस अब ये 2022 या फिर 23 या उसके पहले प्रश्न पूछा गया, इतना याद नहीं है, लेकिन प्रश्न पूछा गया है। प्रश्न क्या पूछा गया था, ठीक है, प्रश्न पूछा गया था कि अवायवीय प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, अवायवीय या वायवीय शोषण में क्या अंतर है, इस तरह का प्रश्न पूछा गया था। वायवीय या अवायवीय या वायवीय शोषण में क्या अंतर है। ठीक है, क्या अंतर है, तो आप क्या कहिएगा कि यहाँ पे हम उत्तर लिखेंगे अवायवीय या वायवीय शोषण में निम्न अंतर है। और पहला नंबर में अंतर क्या होगा, तो पहले नंबर में अंतर ये होगा कि वायवीय शोषण में ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। ठीक है, क्या कहेंगे कि वायवीय शोषण जो होता है, वायवीय शोषण ये ऑक्सीजन कहेंगे, वायवीय शोषण होता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। ऑक्सीजन की उपस्थिति, ठीक है, ऑक्सीजन क्या होती है, उपस्थिति में होता है। जबकि अवायवीय शोषण ये क्या होता है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। आई बात समझ में। दूसरा क्या होता है, यानी कि अंतर ये पूछा गया है, ठीक है, वायवीय अवायवीय, ठीक है, तो यहाँ समझिए, क्या समझेंगे कि वायवीय शोषण जो होता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, और अवायवीय शोषण कहाँ होता है, तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। हम आपको ये पहले बता चुके हैं। दूसरा अंतर ये हो जाएगा, ठीक है, दूसरा ये होता है कि वायवीय शोषण का प्रथम चरण, ठीक है, क्या कहेंगे, वायवीय शोषण का प्रथम चरण जो होता है, वायवीय शोषण का प्रथम चरण जो होता है कहाँ होता है, कोशिका द्रव्य में, ठीक है, वायवीय शोषण कोशिका द्रव्य में तथा द्वितीय चरण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, जबकि अवायवीय शोषण की पूरी क्रिया, अवायवीय शोषण की पूरी क्रिया, अवायवीय शोषण की पूरी क्रिया जो होता है कहाँ होता है, तो आप कहिएगा कोशिका द्रव्य में होता है। है समझ में, क्या होता है, कोशिका द्रव्य में होता है। ठीक है, ये आप लोग जो है अंतर को उतार लीजिए। ठीक है, एक और अंतर देखेंगे यहाँ पे, तीसरा अंतर हमारे पास ये होगा, ठीक है, तीसरा अंतर ये होगा, वायवीय शोषण में अवायवीय शोषण की तुलना में क्या होती है, बहुत ज्यादा ऊर्जा मुक्त होती है। क्या होता है, वायवीय
वायवीय श्वसन में, वायवीय श्वसन में अवायवीय श्वसन की अपेक्षा, श्वसन की अपेक्षा, श्वसन की अपेक्षा अधिक ऊर्जा मुक्त होती है। आई समझ में? क्या कहेंगे? वायवीय श्वसन में अवायवीय श्वसन की अपेक्षा क्या होता है? अधिक ऊर्जा मुक्त होती है। ये हम आपको डायग्राम जब बनाए थे उससे भी हम आपको समझा चुके हैं। ठीक है, आप वहां से भी अंतर को जाकर के एक दो अंतर आप और बढ़ा करके लिख सकते हैं। ठीक है साथियों, चलिए अब हम आगे बढ़ते हुए चलेंगे। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, हमारी क्लासें, हमारी भाषाएं अगर आपको समझ में आ रही है, ठीक है साथियों, तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, और अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर लें, ठीक है, और लाइक और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। बात है इसमें? चलिए अब उसके बाद हम आगे बढ़ते हुए चलेंगे साथियों। ठीक है, इसका आपने स्क्रीनशॉट ले लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। कॉपी में उतारते चलिएगा, स्क्रीनशॉट लेने से काम नहीं चलेगा साथियों। आप जो है कॉपी में उतारते चलिएगा। ये जितने भी हम बता रहे हैं ना, बिहार बोर्ड में टफ लेवल के क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। ठीक है, यहाँ से जो इतने क्वेश्चन आने वाले हैं, हम क्वेश्चन को भी बताते चल रहे हैं। ठीक है, ठीक है, तो चलिए अगला टॉपिक है हमारे पास पौधों में श्वसन। पौधों में श्वसन, पौधों में श्वसन। ठीक है, अब आप समझिएगा यहाँ पे कि पौधा में भी श्वसन होता है क्या? अभी तक तो आपने जाना, ठीक है, अभी तक तो आपने जाना कि श्वसन होता क्या है, श्वसन क्या होते हैं, श्वसन के बारे में जाना। लेकिन अभी तक आपने ये नहीं जाना कि श्वसन होते किस में है। पेड़ पौधों में भी होते हैं, जीव जंतु में भी होते हैं क्या? आई बात समझ में? तो चलिए आगे बढ़ेंगे हम। पौधों में श्वसन के बारे में समझिए। देखिए, पौधों में श्वसन गैस का आदान प्रदान जो होता है, हम कहेंगे कि पौधों में श्वसन, पौधों में जो श्वसन होता है वो गैसों के आदान प्रदान, गैसों के आदान प्रदान। ठीक है, गैसों के जो आदान प्रदान होते हैं ये किसके द्वारा होते हैं? तो आप कहिएगा सतह द्वारा, विसरण क्रिया के द्वारा होता है। ठीक है, शरीर की सतह की गैसों के आदान, जो शरीर की सतह, शरीर की सतह के मतलब क्या हुआ कि उसके जो छाल वगैरह होते हैं, पेड़ पौधे की छाल वगैरह जो होते हैं, ठीक है, उसकी सतह के द्वारा विसरण क्रिया द्वारा होते हैं। आदान प्रदान सतही विसरण क्रिया द्वारा। ठीक है, क्या कहेंगे? विसरण क्रिया द्वारा, विसरण क्रिया द्वारा। ठीक है, क्या होता है कि विसरण क्रिया के द्वारा होता है। ठीक है, और यहाँ पे क्या होता है, इसके लिए क्या होता है, इसके लिए क्या होता है, ऑक्सीजन युक्त वायुमंडल से, ऑक्सीजन युक्त वायुमंडल से पत्तियों के रंध्रों या जो पुराने वृक्ष होते हैं, पुराने वृक्ष के जो छाल होते हैं उसमें भी क्या होता है, तना में कड़ी त्वचा पर क्या होता है, वात रंध्र पाए जाते हैं। पत्ती में रंध्र पाए जाते हैं और जो पुराने वृक्ष होते हैं उनके छाल पर या उनके त्वचा पर क्या होते हैं, वात रंध्र पाए जाते हैं। एवं अंतरकोशिकीय स्थानों द्वारा शरीर में क्या होते हैं, प्रवेश करती है। क्या? तो गैस। कहेंगे कि पौधों की जड़ों में, जो पौधों की जड़ होते हैं, पौधों की जड़ जो मिट्टी में होते हैं, उनकी जड़ों पे क्या होते हैं, मूलरोम पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? मूलरोम पाए जाते हैं। और जो मिट्टी में जो वायु होते हैं, ऑक्सीजन होते हैं, ठीक है, उनकी कोशिकाओं के द्वारा, ठीक है, कोशिकाओं के द्वारा क्या किया जाता है, ग्रहण कर लिया जाता है। ऑक्सीजन को क्या किया जाता है, जो वायु में जो मिट्टी में जो ऑक्सीजन पाए जाते हैं, तो पौधों की जड़ों में क्या उपस्थित होता है, तो हम कहेंगे कि पौधों की जड़ों में मूलरोम होते हैं। क्या होते हैं? मूलरोम होते हैं। और ये मूलरोम जो मिट्टी में पाए जाने वाले ऑक्सीजन होंगे उनको ग्रहण करते हैं, और ग्रहण करने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं, त्याग देते हैं। बात आई समझ में? कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं, त्याग देते हैं। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं कि त्याग देते हैं। और ये जब कार्बन डाइऑक्साइड को जब त्यागते हैं, ठीक है, तो जड़ों में तनों की, ठीक है,
तो जड़ों में जो तना होते हैं उनमें वातरंध्र पाए जाते हैं। वातरंध्र के द्वारा ही क्या होता है, ये ऑक्सीजन ग्रहण कर दिया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ दिया जाता है। ठीक है, अब समझेंगे कि पौधों जो होते हैं, पौधों में गैसों का आदान प्रदान की दिशा क्या होता है इसमें। ठीक है, गैस का आदान प्रदान का दिशा क्या होता है, थोड़ी सी दिशा की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो दिशा के अगर हम बारे में बात करेंगे, ठीक है, तो हाँ ठीक है, दिन में हम कहेंगे कि दिन में श्वसन से निकली कार्बन डाइऑक्साइड गैस, श्वसन से निकली कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होता है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस यानी कि दिन में श्वसन से निकली कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उपयोग पौधे जो होते हैं ये प्रकाश संश्लेषण के रूप में करते हैं। ठीक है, क्या कहेंगे, प्रकाश संश्लेषण में करते हैं, प्रकाश संश्लेषण प्रकाश संश्लेषण में करते हैं। आई समझ में, किसमें करते हैं, तो आप कहिएगा प्रकाश संश्लेषण में करते हैं और रंध्रों से निकलने वाली रात्रि में, ठीक है, प्रकाश संश्लेषण। और ये कब होते हैं, तो दिन में होता है, दिन में, देखो यहाँ पे दिन में होता है, चूंकि यहाँ पे लिख देते हैं कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, ठीक है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया रात्रि में नहीं होता है। आई समझ में कोई, अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ से आपको एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। ठीक है, यहाँ पर एग्जाम में जो है आपसे पूछा भी जा चुका है। एग्जाम में क्या पूछा गया है कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया कब होती है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया कब होती है या फिर कब नहीं होती है। तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया जो होता है साथियों, रात में नहीं होता है, दिन में होता है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया कब होता है, रात में नहीं होता है, दिन में होता है। ठीक है, अब समझेंगे हम अगला टॉपिक है साथियों हमारे पास, जंतुओं में गैसों का आदान प्रदान कैसे होता है। तो अगर यहाँ तक रहने देते हैं, अब हम समझेंगे पार्ट 2 में। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों के पास शेयर कर लीजिए। अगर आप अभी चैनल पे नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना न भूलें। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक ये इतना ही, धन्यवाद।